वेलकम टू ओम अध्ययन मंत्र यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का अध्ययन मंत्र के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैट्रिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल प्रश्न पहले ही जारी कर दिया गया है और इसके बारे में पहले ही हम वीडियो बना के दे चुके हैं। तो चलिए आज हम क्लास 9 का मॉडल प्रश्न पत्र 2021-22 का सॉल्यूशन करके आप सभी विद्यार्थियों को बतलाते हैं। शुरू करने से पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक के बटन पर क्लिक करें और क्लास 8, 9, 10th मैट्रिक परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रकार के नोटिफिकेशन हैं, आप इन सभी नोटिफिकेशंस को प्राप्त करें। धन्यवाद। जैसा कि जानते हैं, JCERT अर्थात झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा प्रथम सौधिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। ये क्लास 9 का मॉडल प्रश्न पत्र है। इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो विज्ञान के हैं। समय सारणी इसके 1 घंटा 30 मिनट दिए जाएंगे और इसमें से कुल प्रश्नों की जो संख्या होंगी वो कुल 40 प्रश्न होंगे। इसमें से कुछ नियम्स हैं जो दिए गए हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य होगा। इसमें से कुल इस मॉडल प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या 40 और कुल प्राप्तांकों की संख्या भी आपकी क्या मिलेगी, 40 होगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से जो विकल्प आपका सही होगा उस विकल्प का आप चयन करें और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, अर्थात आपका नेगेटिव मार्किंग का इसमें ऑप्शन नहीं है। इसलिए आपके लिए एक बेनिफिट यह है कि आप 40 में से 40 प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन सदिश नहीं है। मतलब पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी राशि है जो सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन है विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी है त्वरण, ऑप्शन नंबर सी है वेग और ऑप्शन नंबर डी है दूरी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सदिश राशि पहले कहते किसे हैं। तो जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा, मात्रा और दिशा, मात्रा मतलब परिमाण और दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें हम लोग किस राशि के नाम से जानते हैं, सदिश राशि के नाम से जानते हैं। और जिस राशि में सिर्फ मात्रा होता है, अर्थात सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, तो उसे हम लोग अदिश राशि के नाम से जानते हैं। जैसे सदिश राशि के उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व इत्यादि। ये सभी जो हैं वो क्या हैं, हमारे सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इस उत्तर का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो दूरी है वह एक सदिश राशि नहीं है और दूरी क्या है, अदिश राशि है। मतलब विस्थापन मेरा क्या है, सदिश राशि है, त्वरण मेरा सदिश राशि है, वेग भी मेरा सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या है, मेरा एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर हमारी त्वरण कहलाती है। मतलब जब भी हम लोग क्या करते हैं, स्पीड में चेंज करते हैं, वेग में परिवर्तन करते हैं, वेलोसिटी में परिवर्तन करते हैं, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, त्वरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका चाल और वेग का मात्रक होता है। तो चाल और वेग का मात्रक क्या होता है। तो चाल बराबर हम लोग लिखते हैं, चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा
समय। अब दूरी का जो मात्रक होता है उसको दूरी को हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं और समय का जो मात्रक होता है सेकेंड में व्यक्त करते हैं। इसलिए इसका जो मात्रक होगा चाल का और वेग का वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस प्रकार से मीटर पर सेकेंड हम लोग देखते हैं कि मीटर पर सेकेंड जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में जो है वो मीटर पर सेकेंड है। अर्थात हमारा थर्ड का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा ऑप्शन सही है। थर्ड का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा थर्ड का सही है, मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑडोमीटर मापता है। तो ऑडोमीटर क्या मापता है, तो ऑडोमीटर जो मापता है वो हमारी दूरी को मापता है और स्पीडोमीटर जो क्या करता है वो चाल को मापता है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी ऑडोमीटर क्वेश्चन से पूछा गया है, कभी स्पीडोमीटर भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ऑडोमीटर किसको मापता है, दूरी को सॉरी दूरी को मापता है और स्पीडोमीटर किसे मापता है, चाल को मापता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो डी होगा वो मेरा सही होगा। ऑडोमीटर मापता है किसे, तो दूरी को मापता है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान जो है वो क्या होगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन से यही पूछा जा रहा है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके बतलाते हैं कि इसका वैल्यूएशन है वो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में व्यक्त करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीपल करते हैं। तो 18/5 आता कहाँ से है ये हम लोग पहले जानेंगे। तो जैसे देखिए ये है 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, ये दिया हुआ है। अब ये 20 है गुने, यहाँ पे हम लोग मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड जैसे हम लोग मीटर को किस में व्यक्त करना है, किलोमीटर में। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है हमारा 1000 किलोमीटर होता है। कितने होते हैं, 1000 किलोमीटर होते हैं। तो 1000 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। और एक सेकेंड अर्थात एक घंटे में मेरा जो सेकेंड की अवधि होती है वो कितनी होती है, तो एक घंटे में सेकेंड होते हैं 3600 सेकेंड होते हैं। कितने सेकेंड होते हैं, एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो 3600 से यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। अब यहाँ से 1 2 3 0, 1 2 3 0, इसको हम लोग 3 0 हटा दिए। अब 3 0 हटाने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कर रहे हैं तो 36 को 2 से गुना करते हैं तो क्या आता है 72, और 72 किलोमीटर पर आवर ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर कहाँ पे किस ऑप्शंस पे दिया हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है इसका 36 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी है 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी है 30 किलोमीटर पर आवर और डी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर होगा वह होगा 72 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इस कार का त्वरण ज्ञात करें। अर्थात जो हमारा यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, अर्थात दूरी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं और एस की जो वैल्यू है वो है 15 मीटर दिया हुआ है। दूसरा है यहाँ पे प्रारंभिक जो वेग है यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर
पर आवर दिया हुआ है। अब हम लोग 18 किलोमीटर पर आवर जो दूरी दिया हुआ है, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में जब चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से इसे हम लोग डिवाइड देते हैं। ये 5/18 कहाँ से आया, तो ऊपर के क्वेश्चंस में समझा चुके हैं। ये 18 से 18 कट जाएगा, अर्थात क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, अंतिम वेग निकालते हैं। अंतिम वेग चलिए निकालते हैं। अंतिम वेग क्या है दिया हुआ है, इसमें एक अंतिम वेग दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो अंतिम वेग को हम लोग v से सूचित करते हैं और v की जो वैल्यू है वो दी हुई है आपके 36 किलोमीटर पर सॉरी v का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अर्थात ये कितना हो जाएगा, 36। और इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर भी 5/18 से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। ये देखिए 2 बार में कट गया और ये क्या हो जाएगा, 2×10 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसका क्या आ गया, अंतिम दूरी आ गया। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बोला जा रहा है कि कार का त्वरण निकालिए। तो त्वरण निकालने का यहाँ पे जो हम लोग सूत्र, जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं, वो यूज करते हैं v स्क्वायर, सॉरी, जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, v की जो वैल्यू है वो मेरा कितना दे दिया, वो दे दिया 10 का स्क्वायर। u की जो वैल्यू है वो कितना है, 5 का स्क्वायर। और 2 इंटू ए का वैल्यू नहीं मालूम और s का वैल्यू निकालना है। तो s जो दिया हुआ है, तो s का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से आ गया 10 को 10 से करेंगे तो 100, ये आ गया 25, ये आ गया कितना, 15 दूना 30 ए। अब यहाँ से इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं तो देखते हैं कि 100 में जब 25 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 75। और ये कितना हो गया, 30a। अर्थात इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा, 15 से काटते हैं तो 5 बार भी ये जाता है और ये 15 से काटते हैं तो 2 बार में जाता है। अर्थात जो a की वैल्यू होगी वो होगी 5/2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह इसका क्या है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का जो एसआई मात्रक है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूटन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है।
तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। जिस इस तरह से इसका जो ऑप्शन है ए नंबर वो है 1 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी में 1 केजी इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी है 1 ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी नंबर है 1 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? अर्थात जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मतलब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। अब द्रव्यमान का जो हम लोग मात्रक होता है वह होता है केजी, और एसआई अर्थात त्वरण का जो मात्रक होता है एक्सेलरेशन, उसकी जो मात्रक होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा जो बल होता है फोर्स, उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और 1 न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होगा, 1 किलोग्राम इंटू पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हम देखते हैं यह ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। और इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में दिया गया है कि एक पिंड, 3 पिंड हैं ए, बी और सी के द्रव्यमान जो है वो 5 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है और 10 किलोग्राम इसका द्रव्यमान दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसमें किसका जड़त्व जो होगा वो सबसे कम होगा। अब जड़त्व इसमें कम किसका होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जड़त्व उस वस्तु का कम होता है जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है। अर्थात यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, एक भारी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार का क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात भार बढ़ने पर के साथ क्या होगा, जड़त्व तो बढ़ेगा, और भार जब घटेगा तो घटने के साथ क्या होगा, उस वस्तु का जड़त्व भी कम होगा। तो इसमें से हम लोग क्या देख रहे हैं कि किस वस्तु का द्रव्यमान कम है, तो वस्तु बी का जो द्रव्यमान है वो हमारा कम है, 2 किलोग्राम दिया हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी का, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न जो त्वरण होगा वो क्या होगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं यहाँ पे फोर्स है वो क्या दिया हुआ है, फोर्स है एफ जगह जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1 न्यूटन, और मास जो है द्रव्यमान वो भी क्या दिया हुआ है, 1 किलोग्राम दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से ये देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें से इसका त्वरण जो है वो क्या होगा। तो F बराबर हम लोग जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अर्थात मास इंटू एक्सेलरेशन कहने का मतलब है कि जो A की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, F डिवाइडेड बाय M होगी, और F का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1 न्यूटन, और मास M का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 दिया हुआ है 1 केजी, और न्यूटन को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, अभी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम लोग इसको क्या करते हैं, विभक्त व्यक्त करते हैं। और यहाँ नीचे दिया है 1 केजी। अब यहाँ से देखिए ये 1 केजी तक, ये 1 केजी से 1 केजी हम लोग का ख़त्म हो गया, ठीक है, कट गया। अब बचा क्या मेरा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शंस में है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में है मीटर पर सेकेंड 1 मीटर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर ए में है बल मापने का सूत्र, ऑप्शन नंबर बी में है
आपका जड़त्व की परिभाषा, ऑप्शन नंबर सी में है चाल मापने का सूत्र और ऑप्शन नंबर डी में है त्वरण की परिभाषा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के गति का पहला नियम होता क्या है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम होता है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में वो क्या करना चाहती है, बनी रहनी चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। अर्थात ये कहता है कि कोई भी वस्तु यदि वो विराम अवस्था में है तो वो चाहती है कि हम विराम अवस्था में ही रहे, और यदि वो गति की अवस्था में है तो वो वस्तु चाहती है कि हम गति की ही अवस्था में रहें जब तक कि उस पर किसी भी प्रकार का बाहरी बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसे ही हम लोग किस नियम से जानते हैं, गति का प्रथम नियम या न्यूटन के गति का प्रथम नियम के कहा जाता है। अर्थात बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के विरामा अवस्था में रहने या समान वेग गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, जड़त्व कहते हैं। और इसी कारण से गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और इस प्रकार से जो हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा जड़त्व की परिभाषा। न्यूटन के गति से हमें क्या मिलती है, जड़त्व की परिभाषा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी जड़त्व की परिभाषा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल का सूत्र मिलता है। तो न्यूटन के गति के जो पहले नियम है उससे हमें बल की परिभाषा नहीं मिलती है, बल्कि अभी हम लोग पढ़ें कि उससे हम लोग क्या जानते हैं, उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, बल की मापने का सूत्र मिलता है। अर्थात F बराबर क्या मिलता है, एम ए मिलता है। F बराबर क्या मिलता है, एम ए मिलता है। अर्थात फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें क्या मिलता है, बल मापने का सूत्र मिलता है। इसलिए इस जो प्रश्न है 12 नंबर, इसका जो जवाब होगा वो बी नंबर होगा, दूसरे नियम से। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है कि जी का मान होता है, मतलब जी का मान क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है 9.8 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन है 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी नंबर है 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, जी का जो वैल्यू होता है वह होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थात हम लोग इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है जी का वैल्यू, अर्थात गुरुत्वीय जो त्वरण है इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जवाब होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चंस की ओर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चंस में है कि 60 ग्राम द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होगा। तो हम लोग चलिए इसको निकालते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब मनुष्य का, किसी व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया हुआ है, 60 किलोग्राम दिया, मतलब m का जो वैल्यू है वो कितना है, 60 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेट जब हम लोग निकालते हैं तो ये क्या होता है, मास इनटू गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब यहाँ से m की जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो m की जो वैल्यू दिया हुआ है वह है 60 किलोग्राम। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण ये है, क्या होता है, पृथ्वी चंद्रमा पर जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 गुना होता है। अर्थात कितना होता है, g × 1/6 होता है।
तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है जी का वैल्यू है वो कितना है 10 दिया हुआ है, और यहाँ 1/6 होता है, अर्थात ये हो गया 10/6। अब हम लोग वेट ऑफ मैन निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं m इंटू क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे इसका जो m का वैल्यू है वो दिया हुआ है 60 kg, और इसका जो वैल्यू आया गुरुत्वीय त्वरण का वो कितना आया 10/6 आया, और 6 से इसको डिवाइड देते हैं तो ये 10 बार में कटता है, और 10 से 10 मल्टीपल करते हैं तो ये 100 न्यूटन आता है। और इस प्रकार से इस जो प्रश्न है इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 100 न्यूटन। इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 100 न्यूटन, अर्थात 60 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मनुष्य का जो चंद्रमा पर भार होगा वह कितना होगा 100 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में है कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में क्या हो जाती है मिल जाती है, और यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, यह भी सही है। पदार्थ चिकन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी सही है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण नहीं है। तो हम लोग पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसी वस्तु जो क्या करती है स्थान घेरती है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो उसे हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है विचार, ऑप्शन नंबर बी है शीत, ऑप्शन नंबर सी है शीतल पेय, और ऑप्शन नंबर डी है स्नेह। अर्थात इसका जो उत्तर होगा वह होगा शीतल पेय, क्योंकि वह वस्तु क्या करती है स्थान घेरती है और इसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना मतलब अपने आप मिल जाना क्या कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, और यह ऑप्शन नंबर ए में है विसरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो और इसका ऑप्शन है हम लोगों का दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 में है घनत्व, बी में है तरलता, सी में दृढ़ता और डी में है द्रव्यमान। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, तो हम लोग द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व के नाम से जानते हैं। अर्थात घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अर्थात घनत्व को डेंसिटी से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान मेरा मास हुआ और आयतन मेरा क्या हुआ वॉल्यूम। तो D इक्वल टू क्या होता है m/v, अर्थात किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। तो द्रव्यमान प्रति इकाई जो आयतन है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, घनत्व के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न है और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए घनत्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, तो यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर सी है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और ऑप्शन डी है आवेगाद्रो का सिद्धांत। तो चलिए हम लोग इसको बना के देखते हैं। क्वेश्चन है 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, अर्थात जो हमारा जल का निर्माण होता है, जो हमारा जल का क्या होता है, जल का जो हमारा निर्माण होता है
वो क्या होता है, जल का निर्माण हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन के निर्माण से होता है। तब हमारा क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की जो संख्या वो कितनी है, 2 ग्राम है। हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन है। और हमारा कितना ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम हमारा जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। और यह मिलके कितना ग्राम बनाता है, तो 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे जो अभिकारक हैं, अभिकारक कौन कौन से हैं, H2 प्लस हाफ O2 का जो कुल द्रव्यमान होगा ये कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 16 इक्वल टू कितना ग्राम होकर जा रहा है, 18 ग्राम। अर्थात जो हमारा उत्पाद का जो द्रव्यमान है वह भी मेरा 18 ग्राम है और अभिकारक का द्रव्यमान है वह भी मेरा 18 ग्राम है। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो होता है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और इस नियम को हम लोग जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जानते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर होगा वह होगा ए नंबर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। तो यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी में है स्थिर अनुपात का नियम, सी में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और डी में है निश्चित अनुपात का नियम। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं और इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, जल एक यौगिक है जो 2 तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है और इस यौगिक जल में प्रत्येक स्थिति में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 कितना होता है, 8 होता है। और चाहे जल का कोई भी स्रोत हो। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर अनुपात का नियम। इस प्रकार से हमने 20 प्रश्नों को उत्तर सॉल्व कर लिया है। आप सभी विद्यार्थियों से यह अनुरोध है कि यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन सही लगता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक के बटन पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं। तो परमाणु त्रिज्या को हम लोग किस मात्रक में मापते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे परमाणु त्रिज्या के बारे में कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह किस में मापी जाती है, नैनोमीटर में मापी जाती है। और नैनोमीटर क्या होता है, तो मीटर का सबसे छोटा इकाई माना जाता है। अर्थात 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 10 का पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। 10 का पावर कितने होते हैं, 9 नैनोमीटर होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा प्रश्न नंबर 21 का वह होगा ऑप्शन नंबर ए, नैनोमीटर में परमाणु त्रिज्या को नापते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है पीएम, ऑप्शन नंबर सी है मीटर और ऑप्शन नंबर डी है यूनिफाइड मास। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें मापते क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है कि परमाणु द्रव्यमान को अंग्रेजी में एटॉमिक मास यूनिट भी कहा जाता है, जिसका संक्षिप्त नाम क्या होता है, AMU होता है। अतः शुरू में परमाणु द्रव्यमान के अंग्रेजी नाम
के संक्षिप्त में AMU को परमाणु द्रव्यमान के रूप में उपयोग किया जाने लगा था, लेकिन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यूपिक के अनुसार विशुद्ध एवं व्यवहारिक रसायन शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार इसके अनुमोदन के बाद केवल U को परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में उपयोग किया जाने लगा। और इस U का अर्थ क्या होता है? यूनिफाइड मास होता है, अर्थात यूनिफाइड द्रव्यमान होता है। और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो जवाब होगा प्रश्न नंबर 22 का, वह होगा परमाणु द्रव्यमान को हम लोग किस इकाई में मापते हैं? तो यूनिफाइड मास में मापते हैं। और यूनिफाइड मास कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका जवाब क्या होगा? यू। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सके वह क्या कहलाता है? तो किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है वह हमारा क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। और दो एटम मिलते हैं, एटम और एटम मिलते तो हमें उससे क्या निर्माण होता है? मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, जिसे हम लोग अणु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है उसे हम लोग परमाणु के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका है, परमाणु। अगला क्वेश्चन है, जल की परमाणुकता कितनी है? तो चलिए जल की परमाणुकता हम लोग दिखाते हैं कि कितनी है। तो पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि परमाणुकता कहते किसे हैं। तो किसी भी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले जो परमाणु होते हैं उसी की संख्या को क्या कहा जाता है? उस जल की परमाणुकता कहते हैं। अब हम लोग जल में देखते हैं कि कितने परमाणु होते हैं। तो जल को हम लोग लिखते हैं किस रूप में? H2O के रूप में लिखते हैं। जल को हम लोग किस रूप में लिखते हैं? H2O के रूप में लिखते हैं। अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है वो हमारी कितनी है? 2 है। और यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? तो ऑक्सीजन के यहाँ एक अणु है, तो 2 और 1 मिलके कितना हो गया? 3 अणु। इसलिए इस प्रकार इसका जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है जल। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसकी परमाणुकता 5 होती है। तो पहले हम लोग देखते हैं पहले हम लोग देखते हैं अमोनिया। अमोनिया की परमाणुकता कितनी है? तो अमोनिया को हम लोग लिखते कैसे हैं? NH3। अब यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 3। तो अमोनिया की परमाणुकता कितनी होनी चाहिए? 4। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे लिखते हैं? CO2। अर्थात कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ पे कुल हो गए इसकी कितने? 3। मतलब इसकी परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है। अगला हम लोग देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। अब कैल्शियम की संख्या यहाँ 1, कार्बन की संख्या भी यहाँ 1 और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 3। तो 3 1 4 और 1 मिलके कितना हो गया? 5। और जल का हम लोग देख चुके हैं ऊपर में ही कि जल की परमाणुकता कितनी होती है? 3 होती है। इसलिए इस प्रकार जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वह होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की परमाणुकता कितनी होती है? 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा जो होगा वह क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग किस रूप में लिखते हैं? तो यहाँ पे जो पहला इसका ऑप्शन है वह दिया है कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। इसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बूझा हुआ चूना अर्थात स्लैग्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं।
और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड है, वह दिया हुआ है। तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि नाइट्रिक अम्ल जो है वह उसका आणविक द्रव्यमान है वह कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 63, ऑप्शन नंबर बी में है 61, ऑप्शन नंबर सी में है 60 और ऑप्शन नंबर डी है इसका 56। तो चलिए हम लोग नाइट्रिक अम्ल को लिखते हैं। नाइट्रिक अम्ल को हम लोग लिखते हैं HNO3 के रूप में। कैसे लिखते हैं? HNO3। मतलब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या 1 है और इसकी परमाणु संख्या द्रव्यमान भी क्या होता है? 1 होता है। नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या है वह 1 है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह है 14। उसके बाद ऑक्सीजन की जो संख्या है वो कितनी है? 3 है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वह होता है 16। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू हुआ, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 14 को 1 से करेंगे तो 14 होगा और 16 को 3 से करेंगे तो 48 होगा और 48, 14 और 1 मिलके इसका वैल्यू क्या होता है? 63 होता है। और इस प्रकार से इसका जो वैल्यू होगा नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान वह क्या होगा? 63 होगा और 63 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, कोशिका की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कोशिका की खोज किसने की? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कोशिका की खोज किसने की है। ऑप्शन नंबर ए में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूवेन हुक, ऑप्शन नंबर सी है पुरोकंज और ऑप्शन नंबर डी है स्लाइडेन तथा स्वान। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने कॉर्क में एक मृत कोशिका को देखा था और उसके बाद जो ल्यूवेन हॉक है वह सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज है वो की थी। तो क्वेश्चन पूछेगा जीवित कोशिका की खोज कौन की थी सर्वप्रथम, तो ऑप्शन होता ल्यूवेन हॉक। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि सिर्फ कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे और इसलिए ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट हुक होगा और यह 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन नंबर ए है पैरामीशियम, बी है कवक, सी में है आम, डी में है अंडाणु। तो एक कोशिकीय जीव जो है वो क्या है? इसमें पैरामीशियम जो है वो एक कोशिकीय जीव है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 30 है, पादप कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी में है केंद्रक और डी में है कोशिका द्रव। तो कोशिका जो भित्ति होती है वह पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी में है सेल्यूलोज और डी में है लिपिड। तो कोशिका जो भित्ति है वह बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 नंबर है, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन और अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्णात्मक पारगम्य, इंडोसाइटोसिस, अवशोषण या अल्पराशरण। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वर्णात्मक पारगम्य, इसे हम लोग बोलते हैं। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन और अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्णात्मक पारगम्य कहलाती है। अगला नंबर है क्वेश्चन, कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है?
तो आनुवांशिक गुणों की सूचना जो होती है वह जीन में पाई जाती है। इस और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका द्रव्य, सी है राइबोसोम और डी है गुणसूत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जीन तो नहीं है। तो जीन क्या करता है, अपनी सूचनाओं को कहाँ भेजता है, गुणसूत्र में भेजता है। तो इस प्रकार से इसका जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, वह है लाइसोसोम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 है, वह है लाइसोसोम कौन बनाता है। तो देखिए लाइसोसोम जो होता है वह अंतःप्रद्रवी जलिका और गोल्गी काय के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि नहीं है। बी में कोशिका द्रव्य नहीं होगा। सी में राइबोसोम, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है गोल्गी उपकरण, गोल्गी बॉडी, यही ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसका उत्तर होगा। अगला नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिकाओं का एक विशेष समूह क्या कहलाती है। कोशिका का एक विशेष समूह बनती है और इस समूह को क्या कहते हैं। तो इस समूह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उत्तक के नाम से जानते हैं, अर्थात टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा उत्तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, तना के शीर्षस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो तना के शीर्षस्थ भाग में ऑप्शन नंबर ए है विभोज्युत्तक, बी है कॉलम कैमा, सी है स्क्लेरन कैमा और डी है विभोज्युत्तक। तो ध्यान दीजिएगा कि तना के जो शीर्षस्थ भाग होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, विभोज्युत्तक पाया जाता है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा, विभोज्युत्तक। अब हम लोग यहाँ कुछ जानते हैं, जैसे यहाँ पे है पादप उत्तक। पादप उत्तक दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है विभोज्युत्तक और दूसरा है अस्थायी उत्तक। विभोज्युत्तक के तीन भाग होते हैं, पहला होता है शीर्षस्थ विभोज्युत्तक, दूसरा होता है पार्श्व विभोज्युत्तक और तीसरा होता है अंतरिष्ठ विभोज्युत्तक। और अस्थायी उत्तक को भी दो भागों में विभाजित करते हैं, जो होता है पहला नंबर सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक। और सरल अस्थायी उत्तक में पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा कैमा आते हैं, जबकि जटिल अस्थायी उत्तक में क्या क्या आते हैं, जाइलम आते हैं और क्या आते हैं, फ्लोएम आते हैं। क्या क्या आते हैं, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो सॉरी, इस प्रकार से जो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह क्या होगा, 36 नंबर का ए नंबर विभोजित तक। अगला क्वेश्चन में हम लोग चाहते हैं कि पौधों तथा पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन सा उत्तक करता है। तो कौन सा उत्तक करता है, ऑप्शन नंबर ए है जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है विभोजितक और डी है पैरेन्काइमा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भोजन का जो संवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। पौधे के सभी भागों में कौन पहुंचाने का काम करता है, फ्लोएम करता है। और जल का जो होता है, जो जड़ों से जल वगैरह अवशोषित करके पौधे के सभी भागों में पहुंचाया जाता है, वह कौन काम करता है, जाइलम करता है। और इस प्रकार से जल का पहुंचाने का काम जाइलम करता है और भोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, भोजन को पहुंचाने का जो काम करता है वह करता है फ्लोएम। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस उत्तर का सही जवाब होगा फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में है कि अस्थि एवं मांसपेशियों के जोड़ने वाली जो रचना होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह है लिगामेंट, ऑप्शन नंबर बी है टेंडेन, ऑप्शन नंबर सी है तंत्रिका और ऑप्शन नंबर डी है मांसपेशी। तो अस्थि से अस्थि जो जोड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा, अस्थि से अस्थि, अस्थि से अस्थि मतलब बोन टू बोन, बोन को से बोन को जो जोड़ता है उसे हम लोग लिगामेंट के नाम से जानते हैं।
लिगामेंट के नाम से जानते हैं। अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में BBL, मतलब बोन को किससे जोड़ता है? बोन को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और बोन को जो मसल्स से जोड़ता है, बोन को क्या जोड़ता है? जो मसल से जोड़ता है, मसल से, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? टेंडन के नाम से जानते हैं, टेंडन के नाम से। और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MBT, अर्थात M फॉर मसल्स, B फॉर बोन और T फॉर कौन जोड़ता है? इसे टेंडन जोड़ता है। और अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली जो रचना होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? टेंडन के नाम से जानते हैं। इसलिए इस प्रकार इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर B, टेंडन। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इसका विभोजितक, ऑप्शन नंबर बी है इसका कॉलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी है स्क्लेरेनकाइमा और ऑप्शन नंबर डी है पेरेनकाइमा। तो नारियल का जो रेशा होता है वह स्क्लेरेनकाइमा, जो कि एक दृढ़ उत्तक होता है, का बना होता है। अर्थात चटाइयाँ, डोरियाँ, रस्सियाँ आदि बनाने के लिए भी हम लोग स्क्लेरेनकाइमा जैसे उत्तक का प्रयोग करते हैं और यह एक निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। तो नारियल का रेशा जो होता है, नारियल का रेशा वह किस उत्तक से बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा से। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब है, स्क्लेरेनकाइमा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, अस्थि एक प्रकार का उत्तक है। तो अस्थि जो होता है, हमारे जो बोन होते हैं, वह जो उत्तक होता है वह एक संयोजी उत्तक होता है। वह कौन सा उत्तक होता है? संयोजी उत्तक होता है। और इस प्रकार इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, संयोजी उत्तक होगा। कभी कभी प्रश्न में यह भी पूछ सकता है कि रक्त एक प्रकार का कौन सा उत्तक है? तो रक्त भी क्या है? एक संयोजी उत्तक है। इस प्रकार से 40 प्रश्नों का हल इस चैनल के माध्यम से करवा दिया गया है। आप सभी दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों से यही अनुरोध है कि यदि आपको इस चैनल में करवाया गया सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक के बटन पर क्लिक करें, ताकि जितने भी प्रकार के और क्वेश्चंस किए जाएंगे उन्हें आपको देखने में, उन्हें आपको समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।